नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने कई सारे और वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें आप नई नई टेक्निक सीख सकते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने की या ट्रेड करने की। जिस तरह से अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो जो भी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के वीडियोस डालता हूं वो इस प्लेलिस्ट में होते हैं। सिमिलरली अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई वीडियो डालता हूं तो वो इस प्लेलिस्ट में होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने फिलहाल 3 वीडियोस डाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो बेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, और 7 मिस्टेक्स ऑप्शन बायर्स मेक एंड लूज मनी। उसी तरह से अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें या ट्रेडिंग की बात करें तो नए नए टेक्निक्स जो हैं आप सीख के किस तरह से अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ करना है, किस तरह से अलग अलग जैसे कैंडल स्टिक्स हो गई उनके बारे में नॉलेज हो गई, कई और अलग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग टेक्निक्स हो गई। तो ये नई नई चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स बन सकें और आपको नई नई टेक्निक्स के बारे में मालूम चलता रहे। तो जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, हाउ टू बाय लो एंड सेल हाई, और हाउ टू फाइंड द ट्रेंड, RSI indicator, then how to select stocks, how to avoid losses in trading, swing trading, candlestick patterns, intraday scalping strategy, or similarly rules for intraday trading, basics of beginners, basics of stock markets for beginners, how to make unlimited profits, how to select stocks, और बेस्ट प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज। तो इस तरह से बहुत सारे वीडियोस लेके आया हूँ मैं आपके लिए पहले भी, और आज भी एक बहुत ही पावरफुल वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। बेसिकली ये है हाइकी निशी कैंडल्स पे, और किस तरह से आप उसको इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करके अपने प्रॉफिट्स कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो हाइकी निशी कैंडल्स जो हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि हाइकी निशी कैंडल्स एवरेजेस पे बेस्ड हैं, और एवरेजेस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं लेती, वो एक पीरियड के जो एवरेज है उसको लेती हैं। तो दे आर मोर रिलायबल, मोर एक्यूरेट, और इसी वजह से हाइकी निशी कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। और इसको किस तरह से आप अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ मिला के और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगे कि किस समय स्टॉक खरीदना है, किस समय स्टॉक बेचना है, और कहाँ स्टॉक नहीं खरीदना, कहाँ स्टॉक नहीं बेचना। ये सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं हाइकी निशी कैंडल्स और कुछ इंडिकेटर्स को कंबाइन करके। तो इसी के ऊपर आज की सारी वीडियो है। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अपना जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसी में ही सारे इंडिकेटर्स और हाइकिनिशी कैंडल्स की प्लॉट करने की सुविधा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है या एक आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये सब चीज़ों की सुविधा नहीं देता है, तो आप एकदम फ्री साइट है ये investing.com, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं आपको, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एग्जांपल के लिए मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखिए, इसमें 2 जगह आप स्टॉक डाल सकते हैं। एक तो ऊपर यहाँ पे भी डाल सकते हैं स्टॉक का नाम, इसमें थोड़ा टाइप करेंगे तो अलग अलग स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। और अगर आप यहाँ नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं स्टॉक। फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए यहाँ डाला, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने अमरा राजा बैटरीज डाला, तो यहाँ जब आएगा यहाँ से आपको स्टॉक्स में जाने के लिए और इंडिकेटर ऐड करने के लिए आपको टेक्निकल चार्ट में जाना होगा। तो आप यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप इसको करेंगे क्लिक, तो ये टेक्निकल चार्ट में चला जाएगा। और यहाँ जब आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए हमारा यहाँ पे चार्ट खुल गया, लेकिन ये इस समय लाइन चार्ट है। तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पे जाएंगे चार्ट प्रॉपर्टीज़ में, और चार्ट प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा स्टाइल, स्टाइल के अंदर आएगा कैंडल्स। तो कैंडल्स जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हाइकी निशी कैंडल्स, और यहाँ पे आपका ओके करेंगे। तो ये सारे जो हैं अब आपके हाइकी निशी कैंडल्स बन गए। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको वॉल्यूम ज़रूर चाहिए, वॉल्यूम आपका यहाँ पे प्लॉटेड होना चाहिए। तो दूसरा
आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एक तो जब आप RSI लिखेंगे तो 3 ऑप्शन आ जाएंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कॉर्नर्स RSI और स्टोकेस्टिक्स RSI। तो एक तो आपको स्टोकेस्टिक्स RSI में सेलेक्ट करना है और दूसरा प्लॉट कर सकते हैं विलियम्स। तो ये दोनों जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाते हैं नीचे। तो यहाँ आप इसमें सेलेक्ट करके आप चाहिए तो आप लाइंस को बोल्ड कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप अब मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट रहने दें। तो डिफ़ॉल्ट लेंथ जो होती है वो 14 दिन की होती है RSI की, तो 14 दिन रहने दें। और जो ये स्टाइल आ रहा है, स्टाइल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसको लाइंस को थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, तो इसमें आप देखेंगे फ़र्क। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइंस जो हैं वो आपको साफ दिख रही हैं, पहले हल्की दिख रही थी। उसी तरह से आप इस लाइन को भी बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल में जब आप जाएंगे तो ये आप जब यहाँ कर देंगे, और यहाँ पे भी आप आई वुड सजेस्ट कि आप जो इसकी 20 और 80 की जो अपर और लोअर लिमिट है उसको भी रहने दें डिफ़ॉल्ट में। और यहाँ सर आपको ये करना है कि ये अब हमने सेटिंग पूरी कर ली है और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स दिखाता है। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप 30 मिनट चार्ट यूज़ करें। और 30 मिनट चार्ट यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो फॉल्स सिग्नल्स हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का भी चार्ट है। सिमिलरली 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का भी चार्ट है, और वीकली और मंथली चार्ट्स भी हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये देखना है कि आप किस तरह की पोजीशन लें, तो पोजीशन के लिए आपको ये देखना चाहिए कि पिछले दिन जो कैंडल बनी थी वो कैसी बनी थी, और आज किस डायरेक्शन में स्टॉक के मूव करने के ज़्यादा चांसेस हैं। और सिमिलरली जैसे ये ऊपर जा रहा है और अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, सिमिलरली ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये था कि बेसिकली स्टॉक इस समय पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो जो आप पोजीशन लेंगे वो मोस्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि इस समय RSI, स्टोकेस्टिक्स RSI और RSI कहाँ पे हैं, क्योंकि अगर नीचे हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि कभी ना कभी जब स्टॉक नीचे होता है तो कितना समय नीचे रहेगा वो डिफाइन नहीं, ऐसे नहीं है कि छूते ही ऊपर चला जाता है। कुछ समय नीचे रह सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक रहा। सिमिलरली अगर हम यहाँ को भी देखें तो कुछ घंटे यहाँ पे भी नीचे रहा, उसी तरह जब ऊपर गया तो कुछ घंटे ऊपर भी रहा, यहाँ पे भी कुछ समय ऊपर रहा। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली, तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि तब तक आपने पोजीशन नहीं लेनी है जब तक। अब इसके रूल्स की बात कर लेते हैं कि आप रूल्स कौन से एम्प्लॉय करेंगे पोजीशन लेने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये ऊपर है कि नीचे है या बीच में है, और अगर बीच में भी है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बोला, रूल नंबर 1 इज, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप जो टाइम फ्रेम चुनेंगे वो 30 मिनट्स का चार्ट चुनेंगे। क्योंकि 30 मिनट्स में आप बहुत देखिए होता क्या है, जब आपको मूवमेंट का फ़ायदा उठाना हो, खास करके इंट्राडे मूवमेंट का, तो आपको छोटा टाइम फ्रेम लेना पड़ता है। इसलिए आप डेली का या 5 घंटे का या 4 घंटे का चार्ट नहीं ले सकते। आप 1 घंटे का चार्ट लेंगे तो आपकी जो छोटी मूवमेंट्स हैं वो मिस हो जाएंगी, या आप ज़्यादा समय का चार्ट लेंगे तो आपकी छोटी मूवमेंट्स मिस हो जाएंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे समय का चार्ट लेंगे आप, 1 मिनट, 5 मिनट या शायद इवन 15 मिनट तक का भी, तो भी आपको कुछ फॉल्स सिग्नल्स मिलेंगे, वो भी आपको अवॉइड करने हैं। क्योंकि फॉल्स सिग्नल्स पे अगर आपने ट्रेड लिया तो आपके लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा बन जाते हैं, और आपके स्टॉप लॉस आपके बार बार हिट होते रहेगा। जो आपने स्टॉप लॉस अपने लिए डिफाइन कर रखा होगा वो भी बार बार हिट होता रहेगा, क्योंकि काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट्स भी होते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स पे, तो वो भी हमें अवॉइड करनी है। तो इसीलिए ये आई वुड सजेस्ट कि आप 30 मिनट्स का चार्ट यूज़ करें। जैसे यहाँ पे देखिए रेड कैंडल्स बन रही थी, सडनली ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हो गई, फिर रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी। तो ये हमें चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे अगर आप अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहेंगे, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं और आपको प्रॉफिट अल्टीमेटली बहुत ही कम होता है, और बार बार स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। तो इसीलिए इट इज़ सजेस्टेड कि आप थोड़ा सा बड़े फ्रेम का टाइम फ्रेम का चार्ट लें। लेकिन वो चार्ट टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो मिस कर जाएं। तो इसीलिए 30 मिनट्स का चार्ट बेस्ट रहता है। दूसरा ये है कि काफ़ी बार ड्यूरिंग द डे भी
मूवमेंट जो है वो ग्रीन के बाद रेड कैंडल बन जाती है, रेड के बाद ग्रीन कैंडल बन जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो पूरा दिन रेड कैंडल ही बनेगी और एक अपवर्ड ट्रेंड है तो पूरा दिन ग्रीन कैंडल बनेगी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है सडनली एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाती है और उसके बाद वापस से ग्रीन कैंडल बन के वो स्टॉक ऊपर जाता रहता है, लेकिन उस एक रेड कैंडल में कई सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो अगर आप खास करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर एक स्टॉक नीचे जा रहा है और रेड कैंडल्स बन रही है तो सडनली एक ग्रीन कैंडल बनेगी और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख रहे थे तो आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप कंफर्टेबल हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि काफ़ी बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने से अगर वाकई में स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है ड्यूरिंग द डे और उसमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद सडनली उसमें बाइंग आ जाती है या अच्छी खासी बाइंग चल रही थी और सडनली सेलिंग आ जाती है और एक लॉन्ग अपर शेडो बन जाता है या एक लॉन्ग लोअर शेडो बन जाता है, तो ऐसे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत काम आता है। जो आपके उस समय तक के प्रॉफिट्स बन चुके होते हैं वो लॉक हो जाते हैं और उसके बाद जब स्टॉक नीचे या ऊपर जाता है तो आपके प्रॉफिट्स इम्पैक्ट नहीं होते, आपके प्रॉफिट्स घटते नहीं हैं, जो बन चुके थे वो आपके फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन कई बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उल्टा भी काम करता है कि अगर स्टॉक ने सडनली झटका मार दिया उल्टे डायरेक्शन में तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर जब स्टॉक उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा तो आपको दोबारा से पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो आपके खर्चे थोड़े से बढ़ा देता है और आपके प्रॉफिट्स थोड़े से कम कर देता है। तो ये आपको दोनों का प्रोज एंड कॉन्स जान के ही आपको ये देखना चाहिए कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना ज़्यादा सूट करता है या आपको एक नीचे का स्टॉप लॉस रख के ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि जब नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे तो तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा जब एक्चुअली स्टॉक का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाए, यानी कि बाइंग से ग्रीन से रेड कैंडल बननी शुरू हो जाए दिन की या रेड से ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाए दिन की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई इससे ऊपर चला गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी समय बेच देंगे, क्योंकि काफ़ी समय ऊपर रह सकता है स्टॉक। सिमिलरली अगर स्टॉक नीचे चला गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी समय आपको पोजीशन काट देनी है और स्टॉक ऊपर जाने लगेगा यहाँ से, क्योंकि काफ़ी देर स्टॉक नीचे रह के नए लोज भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक यहाँ आ गया था इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारी लाइन बन रही है तो इस पॉइंट पे लोअर रेंज में आ गया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए काफ़ी समय तक नीचे जाता रहा और इस पॉइंट तक यहाँ जब तक ये कैंडल बनी तब तक नीचे जाता रहा, तो काफ़ी देर नीचे रहा और उसकी वजह से लोअर लोज बनते रहे। उसके बाद स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही स्टॉक इस पॉइंट पे पहुंचे, इस लाइन से ऊपर क्रॉस करे, इमीडिएटली आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद भी काफ़ी देर स्टॉक नए हाइज बना सकता है। सिमिलरली यहाँ आने के बाद भी काफ़ी देर स्टॉक नए लोज बना सकता है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब स्टॉक लोअर या अपर रेंज में आ जाए तो भी आप अपनी पोजीशन कुछ समय तक होल्ड कर सकते हैं ताकि आपके प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि आप अपनी जो पोजीशन है वो होल्ड कब तक करेंगे। कि होल्ड तब तक आप करेंगे उसमें तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो कायम है कि स्टॉक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी भी ऊपर था आरएसआई और धीरे धीरे जो है यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होनी शुरू होगी। हालांकि नीचे बहुत ज़्यादा नहीं गया, उसके बाद ऊपर का ट्रेंड उसने कंटिन्यू किया थोड़ी देर और, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई थी। तो आपने स्ट्रेंथ देखनी है। दूसरा आपने ये देखना है कि अपर शेडोज़ या लोअर शेडोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 2-3 कैंडल्स की अगर हम बात करें, ग्रीन कैंडल्स तो बनी लेकिन उससे पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बाद बहुत ही शार्प सेलिंग आ गई। तो एक्चुअली ये जो कैंडल है ये काफ़ी नीचे बंद हुई अपने काफ़ी ऊपर जाने के बाद में। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आनी शुरू हो जाए और लंबे लंबे अपर या लोअर शेडोज़ बनने शुरू हो जाएं तो दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर भी आना शुरू हो चुका है। और उसके बाद जब बाइंग वीक हो गई तो सेलिंग ने टेक ओवर कर लिया। हालांकि सेलिंग बहुत ज़्यादा देर चली नहीं क्योंकि इसेंशियली अप ट्रेंड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। तो पहले आपको ये देखना है कि जो बाइंग है या जो सेलिंग है वो वीक हुई कि नहीं हुई। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए नीचे थोड़ा सा गया लेकिन सेलिंग यहाँ वीक होनी शुरू हो गई थी। दैट मीन्स अगर नीचे जाता भी है तो बाइंग ऊपर कुछ समय बाद आ जाएगी। या जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, अगर हम इस पॉइंट को देखें,
अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ आप देखिए सेलिंग कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, बार बार जो है कैंडल की बॉडी छोटी होती होती जा रही थी और अपर शेडोज भी बन रहे थे और लोअर शेडोज भी बन रहे थे। दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट बीच बीच में आ रहा था, उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा और नीचे गया, लेकिन यहाँ पे सेलिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो आपने ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कि जो वॉल्यूम्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि यहाँ तो वॉल्यूम्स बहुत ही वीक हो जाएं। फॉर एग्जांपल सेलिंग हो रही है लेकिन बहुत ही कमज़ोर वॉल्यूम्स पे हो रही है, जैसे यहाँ अगर आप वॉल्यूम का लेवल देखेंगे तो बहुत ना के बराबर है। दैट मीन्स सेलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो वॉल्यूम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं एक स्टॉक के डायरेक्शन को इंडिकेट करने में कि अब ये स्टॉक की जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो सकती है। तो अगर बाइंग या सेलिंग बहुत वीक हो जाए और बहुत वीक वॉल्यूम्स हो जाएं तो स्टॉक का डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि चेंज हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये जब क्रॉस हो जाएं और ऊपर मूव करने लगें या नीचे मूव करने लगें और बाकी दोनों कंडीशंस भी फुलफिल हो जाएं कि आपके जो कैंडल्स हैं वो बड़ी छोटी छोटी बन रही हैं और वॉल्यूम्स भी कमज़ोर पड़ गए, तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो लाइन है ये ऊपर से अब नीचे आने की तरफ इंडिकेशन दे रही है या नीचे से ऊपर जाने की तरफ इंडिकेशन दे रही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप अपनी पोजीशन को ले सकते हैं या अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। ये इस पॉइंट पे आप अपने, अगर आपने बाइंग पोजीशन ली हुई थी तो इस पॉइंट पे आप अपनी पोजीशन काटेंगे और यहाँ से आप चाहिए तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट भी करते हैं तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप स्टॉक खरीदेंगे कब, जब यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के बाद भी स्टॉक अगर बहुत कम गिरता है तो ये भी एक बाइंग इंटरेस्ट का इंडिकेशन है। अगर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हों और स्टॉक नहीं गिरा, कैंडल बड़ी छोटी बनी, तो ये भी एक बाइंग इंटरेस्ट का इंडिकेशन होता है। और उसके बाद पहले आगे पीछे की साइंस भी आपने देखने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शैडोज बनने शुरू हो गए थे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बाइंग इंटरेस्ट यहाँ से दिखने लगा था। तो ये भी आपने देखना है कि बाइंग इंटरेस्ट कितना आ रहा है और जो कैंडल्स हैं वो कमज़ोर पड़ रही कि नहीं पड़ रही। उसके बाद और भी ज़्यादा आपको एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन मिल जाता है जब इन कैंडल्स के बाद में अगर ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाएं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यहाँ पे अब बाइंग इंटरेस्ट एक्चुअली आ चुका है, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स भी बननी शुरू हो गई हैं। और उसके बाद अगर रेड कैंडल बनती भी है और पिछले लो से नीचे नहीं क्लोज होती और अपर शेडोज और लोअर शेडोज भी बनते हैं, तो ये एक 100% कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा जाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग कमज़ोर हुई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी और उसके बाद में जो रेड कैंडल्स हैं वो नीचे और ज़्यादा क्लोज नहीं कर पाई और शेडोज काफ़ी लंबे बने। तो इसका मतलब ये है कि बाइंग इंटरेस्ट प्रॉपरली आ चुका था और यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ ग्रीन कैंडल्स बन तो रही थी लेकिन लोअर शेडोज काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद रेड कैंडल्स बनी और ग्रीन कैंडल्स बनी ही नहीं, तो यहाँ पे साफ हो चुका था कि अब यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा। तो देखिए इन कैंडल्स के बाद में रेड कैंडल्स बनी, थोड़ा सा बाइंग आई, लेकिन ग्रीन कैंडल दोबारा बनी नहीं। दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट सेलिंग आना शुरू हो गया था और बाइंग इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। और यहाँ पे भी जो 2-3 कैंडल्स बनी हैं वो इन पिछले हाइस को नहीं तोड़ पाई। और इनफैक्ट ये जो हाइस थे इन रेड कैंडल्स के, इनके ऊपर भी क्लोज नहीं हो पाई। और जैसे ही ये यहाँ जाती थी इसमें सेलिंग आ जाती थी तो अपर शेडो काफ़ी ज़्यादा बना। उसके बाद सेलिंग ने दोबारा टेक ओवर किया और यहाँ से दोबारा खींच के ले गए नीचे। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक नीचे आना शुरू हो चुका था और नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया। तो ये जो ग्रीन कैंडल थी इसकी वजह से स्टॉक ऊपर भी गया थोड़ा सा समय, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया कि ये पूरा यहाँ तक खींच लेता, क्योंकि पिछले हाई के मुकाबले ऊपर नहीं क्लोज हो पा रही थी। तो दैट मीन्स सेलिंग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। और उसके बाद यहाँ पे ये देखना है, तो ये भी एक फॉल्स सिग्नल्स होंगे जो आपको अवॉइड करने हैं। तो अगर ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जहाँ पे ये ऊपर जाने लगता है, क्रॉस ओवर मिल जाता है, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि ये जो हाई बना था यहाँ पे, इससे ऊपर क्लोजिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही है तो आपको फिलहाल पोजीशन को रिवर्स नहीं करना है। तो ये जो फॉल्स सिग्नल्स हैं इनको आपको ध्यान देना है और अवॉइड करना है। उसके बाद स्टॉक और नीचे गया, देखिए यहाँ पे एक्चुअली सेलिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में भी कैंडल्स बनी उसने नए लोज नहीं बनाए। तो नए लोज जहाँ बनने ख़त्म हो जाएं
उसके बाद सडनली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, जैसे ये जो कैंडल है इसने जो पिछले हाइज हैं उससे ऊपर क्लोज किया, उसके बाद सेलिंग, उसके बाद बाइंग कंटिन्यू हुई। तो यहाँ देखिए कितना एक वर्टिकल राइज था, मतलब ऐसे नहीं है कि एक एंगल में राइज नहीं था, सीधा वर्टिकल राइज था। दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। तो ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। तो जब यहाँ पे बन चुका है, उसका क्रॉस ओवर दे दिया, उसके जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स या तो बहुत हल्के पड़ गए या बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बावजूद भी नए लोज नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रह के आप अपनी पोजीशन काट सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपको ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखें, खास करके कोई ऐसी कैंडल जो पिछले हाई से ऊपर क्लोज करे, तो वहाँ पे आप अपनी बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने यूज़ करना है। और दूसरा, विलियम्स आप क्यों प्लॉट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है आरएसआई नीचे आ जाती है लेकिन विलियम्स नीचे नहीं आता है, और फिर थोड़ी देर के बाद में आरएसआई दोबारा वापस आ जाती है, क्योंकि वो फॉल्स एक का सिग्नल था। तो इसीलिए दो इंडिकेटर्स यूज करना बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी को बढ़ा देता है, एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अगर दिखाऊं, देखें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आरएसआई नीचे आ चुकी है, पिछले जो अपना लोअर रेंज था 20 से नीचे का, तो यहाँ नीचे आ चुकी है, लेकिन विलियम्स जो है उसने अपने लोअर रेंज को टच नहीं किया है, 80 से नीचे नहीं आया है। तो ऐसे कुछ सिग्नल्स भी आपके पास आएंगे। सिमिलरली अगर हम और सिग्नल्स की भी बात करें, तो यहाँ देखिए विलियम्स नीचे था और उसके बाद ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये जो अपना ऊपर की लाइन है उससे ऊपर नहीं गया था ये, लेकिन यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है, स्टोकेस्टिक्स आरएसआई, ये ऊपर जा चुकी है, ऊपर की लाइन को टच कर चुकी है। तो कई बार ऐसे इंस्टेंसेस भी आएंगे जहाँ पे विलियम्स ऊपर नहीं जाएगी पूरा, लेकिन आरएसआई पूरा ऊपर जा चुकी होगी, या उल्टा होगा, विलियम्स ऊपर ही होगी लेकिन आरएसआई नीचे आ चुकी होगी। तो ये सिग्नल्स भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों जो जब ऊपर पूरे ऊपर तक जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दोनों नीचे थे एक साथ में इस लाइन के नीचे, उसके बाद जो ऊपर गए तो दोनों ऑलमोस्ट एक साथ ऊपर गए और दोनों ही इस अपर रेंज के ऊपर रहे काफ़ी समय तक। सिमिलरली अगर हम यहाँ की भी बात करें तो इस समय यहाँ ये इस लाइन के अपने रेंज के ऊपर है, यहाँ पे भी ये रेंज के ऊपर है, ये जो नीचे आया तो यहाँ पे भी नीचे आया। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मूव करनी ज़रूरी हैं, इसीलिए हमने दोनों चीज़ें प्लॉट की हुई हैं ताकि दोनों का कंफर्मेशन मिल सके। तो जैसे यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो आपको ध्यान देना है और वो चीज़ें अवॉइड करनी है, तो इससे आपके प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों इंडिकेटर्स एक साथ यूज़ करने से आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर आप दोनों को ध्यान दें और दोनों को एक साथ रीड करके चलें। और नेक्स्ट जो आपको पॉइंट का ध्यान देना है कि जब स्टॉक नीचे आना शुरू करता है तो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए जब ये स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ तो आप देखिए ये इसका हाई बना। अगर हम सिर्फ इस टाइम पीरियड की बात करें, सिर्फ इतने चार्ट को देखें तो देखिए यहाँ पे हाई बना, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन इस ये जो हाई है इसने इस हाई को बीट नहीं किया। उसके बाद जब ये नीचे गया तो ये इसने इस लो को बीट किया। तो जब लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू हो जाए, दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है, और इसी को बोला जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये नीचे वाला वेव है। उसी तरह से ये जो हाई था ये इस हाई से ऊपर है, और ये जो लो है ये इस लो से नीचे है। तो लोअर लोज और लोअर हाई जब बनाएगा दैट मीन्स वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है जब तक एक हाई ना बने। अब हम देखते हैं यहाँ से ट्रेंड कब रिवर्स होता है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखिए अभी तक लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा था, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया और ऑलमोस्ट इसकी जो हाइज हैं वो यहाँ तक आए। उसके बाद इसने बिना एक नया लो बनाए हुए इसके दोबारा बाइंग आ गई। तो देखिए अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता नीचे जाने का, तो ये जो लो बना है यहाँ पे जब गिरना शुरू हुआ तो ये जो लो बनता ये इसके नीचे बनता जैसे पिछले केसेस में बना है, लेकिन यहाँ पे नया लो बनाए बिना ही इसमें बाइंग आ गई। फिर दोबारा नीचे रेड कैंडल्स बनी, लेकिन फिर से इस लो को भी नीचे नहीं जा पाए। ये जो सेलिंग आई है बहुत ही इस और भी कमज़ोर थी, क्योंकि इससे नीचे भी क्लोज नहीं हो पाई। यहाँ से फिर दोबारा बाइंग आ गई, दैट मीन्स ट्रेंड चेंज हो चुका था। फिर एक बार पुराने लोज को रीटेस्ट किया, देखिए ये जो लोज बने हैं ये यहाँ तक गए हैं। तो
तो यहाँ पे क्योंकि दोबारा से बाइंग आ गई नया लो बनाए बिना, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाई बना था ये इसके ऊपर नहीं बना था, तो एक बार लोज रीटेस्ट हुए। तो जब ऐसा हो जाए तो ये कंफर्मेशन साइन हो जाता है कि यहाँ से अब जो हाइज बनेंगे वो इन हाइज से ऊपर बनेंगे, जो कि हुआ भी। देखिए यहाँ पे जो हाइज बने हैं वो इन हाइज के मुकाबले ज़्यादा ऊपर है, ये जो हाई बना है ये इन हाइज के मुकाबले ज़्यादा ऊपर है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि अब यहाँ से स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो रहा है। और देखिए जो लोज बने वो बहुत बार ऐसा होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए ये जो हाई है इसने इसको बीट नहीं किया, इसीलिए ये जो लो है इसने इस लो को रीटेस्ट किया। तो ये बार बार रीटेस्ट हमेशा मार्केट्स करेंगे पिछले लोज या पिछले हाइज को। तो जब ये अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता तो चांसेस थे कि ये इतना नीचे ना जाता और ये थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चले जाता, लेकिन क्योंकि इस हाई ने इस हाई को बीट नहीं किया इसीलिए लोज रीटेस्ट हुए। लेकिन जब यहाँ पे नया लो नहीं बना इसके मुकाबले तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई। और देखिए उसके बाद देखिए जो सेलिंग आ रही है बहुत ही कमज़ोर आ रही है, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा लो बना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो लो है ये इस लो से अगर नीचे होगा तभी सेलिंग ज़्यादा बढ़ेगी, अगर ये वाला लो इस लो से ऊपर रहा तो बाइंग कंटिन्यू रहेगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हुआ भी, क्योंकि ये जो हाइज बने हैं ये इन हाइज से भी ऊपर हैं। और फिलहाल यहाँ पे तो चार्ट खत्म हो गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हाइज यहाँ पे लो बना है लेकिन इस लो को बीट नहीं किया है। लेकिन अगर ये वाला हाई जो है ये इस हाई को बीट करता है तो दैट मीन्स और हाई बन सकते हैं, और अगर इस हाई को बीट नहीं करता है तो यहाँ से और सेलिंग आ सकती है। तो देखिए फिलहाल तो जो इंडिकेटर्स हैं ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल तो अभी ये ऐसा लगता है कि शायद और हाई बनेगा और स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से इस हाई को बीट नहीं किया और सेलिंग आ गई तो ये जो लाइंस हैं ये वापस नीचे मूव होना शुरू हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ऊपर गया लेकिन पूरा ऊपर जाने से पहले ही दोबारा से इस लो रेंज के नीचे आ गया था। सिमिलरली विलियम्स भी देखें तो ये ऊपर गया लेकिन उससे पहले ही सेलिंग आ गई और ये फिर से नीचे आ गया। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे ये हाई क्रॉस नहीं किया और यहाँ से पहले ही सेलिंग आ गई तो ये लाइंस भी ऑटोमेटिकली नीचे दोबारा से मूव होनी शुरू हो जाएंगी बिना इस ऊपर की रेंज को टच किए हुए। तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं और यही इंडिकेटर्स होंगे कि बाइंग और सेलिंग कब करनी है, कब बेचना है, कब खरीदना है। और आखिरी पॉइंट ये है कि जो वॉल्यूम्स है जैसा मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे। जैसे ये देखिए बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स थे, ये वाला अगर हम वॉल्यूम्स का बार देखें तो बहुत ही लंबा है, लेकिन देखिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गया लेकिन सेलिंग आ गई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई जिसकी वजह से काफ़ी नीचे बंद हुआ और काफ़ी बड़ा अपर शैडो बना। उसका देखिए सेलिंग आई और बहुत एक लॉन्ग लेगेड डोजी बना यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में सेलिंग ने टेक ओवर कर लिया और यहाँ पे सेलिंग वीक पड़ गई। और देखिए पुराने लो को इसने नीचे क्लोज नहीं किया, यहाँ पे सेलिंग वीक पड़ी, उसके बाद दोबारा हल्की सी बाइंग आई, फिर नीचे सेलिंग आई, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कैंडल का कलर चेंज हो जाता है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। तो क्योंकि आधे घंटे का हम चार्ट ले रहे हैं तो आधे घंटे के चार्ट में जब कैंडल का कलर चेंज हो जाएगा तो आप अपना पोजीशन देख सकते हैं रिवर्स करने की। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेंड ही रिवर्स हो गया हो, वो आप देख सकते हैं, वो मैंने उस पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन वो हाइकिनिशी कैंडल्स पे नहीं थे, वो नॉर्मल कैंडल्स पे थे। हाइकिनिशी थोड़ा सा अलग हो जाता है इस तरह से कि वो कैंडल का कलर मोस्टली तभी चेंज होता है जब थोड़ा सा कुछ समय के लिए ट्रेंड चेंज हो रहा हो। जैसे क्योंकि हम सिर्फ 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो जैसे इस टाइम के लिए कलर चेंज हुआ, ये 2 कैंडल्स के लिए कलर चेंज हुआ, ये कुछ कैंडल्स के लिए कलर चेंज हुआ, ये कई सारी कैंडल्स के लिए कलर चेंज हुआ, तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे हाइकिनिशी कैंडल्स में। सिमिलरली जब ऊपर गया तो देखिए कई सारे इकट्ठे ग्रीन कैंडल्स बने, यहाँ पे भी कई सारे इकट्ठे ग्रीन कैंडल्स बने, यहाँ पे भी कैंडल्स इकट्ठे ग्रीन बनने शुरू हो रहे हैं और हो सकता है और भी ऊपर जाए। तो इस तरह से आप स्टॉक्स को रीड करेंगे और आप इसकी जगह पे कोई भी और चार्ट ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाइकिनिशी कैंडल प्लॉट करना है और नीचे जो आपके ओवरलेज जो नीचे होने चाहिए आपके, वो स्टोकेस्टिक्स, RSI और विलियम्स होने चाहिए और साथ में वॉल्यूम्स भी होंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। और ये इतना मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप इनको प्रॉपरली रीड करना सीख गए
क्योंकि कुछ समय लगेगा, आपको प्रैक्टिस लगेगी आपको इसमें परफेक्ट होने में, लेकिन अगर आप इस चीज़ में परफेक्ट हो गए तो आपके प्रॉफिट्स कई गुना बढ़ सकते हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो ये मैं एश्योरेंस देता हूँ। बाकी अगर आपके कोई सवाल हों, कोई डाउट्स हों, तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।